सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ ये मध्य प्रदेश के हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से ये कुंडली आई है। व्यापार को लेकर के इन्होंने सवाल पूछा है। लग्न में ही भद्रयोग लेकर के श्रवण बैठे हैं और बुध वक्री हैं 2 डिग्री के, और इस आधार पर व्यक्ति धनी होता है, मानी होता है, संकल्प से युक्त और प्रेरित होता है और सुंदर होता है देखने में, व्यवसाय से धन कमाने वाला होता है। पर इन सब चीज़ों से परे जाकर के एक बात बड़ी अद्भुत कहता हूँ कि हमेशा ही आप और आपके निकटस्थ जितने लोग हैं, मंदिर जाते समय, मैं जब एक बड़ी अच्छी बात अगर कहूँ तो कोशिश ये करिए कि आप स्वयं मंदिर जाइए तो 2 लोगों को और लेके जाइए। चलो मंदिर घूम के आते हैं, यहीं पास ही में तो है, ऐसा करके, और माथा पटक करके साष्टांग प्रणाम करिए। और प्रणाम करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए कि बगल वाला देखेगा तो बोलेगा कितनी भक्ति चढ़ी है इसके ऊपर। हाँ, तो वो प्रवाह है। तो ऐसे, और ज्योतिष जैसे विषय में रुचि रखने की कोई बात नहीं है। लोगों से मैं सुनता हूँ ये कहते हैं मेरी इसमें दिलचस्पी है। अरे ऐसा नहीं है, दिलचस्पी तो हर एक चीज को समझने और सुनने में होनी चाहिए। आप लोगों के पास ऑप्शन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर कोई फिल्म देखते हैं, जैसे मेरे निखिल जी अभी कल एक बात बड़ी अच्छी कही उन्होंने कि आपके पास फिल्म जब आप देखते हैं तो उसका एक एरिया होता है, वो क्षेत्र है, विशेष पे फोकस करता है। जैसे वो ड्रामेटिक है, वो जो है वो पता नहीं किस किस तरह की श्रेणी की फिल्में होती हैं, ऑफ बीट पिक्चर होती हैं जिसमें बहुत सारी तरह की, वो उसके बैनर क्या बोलते हैं उसको, जॉनर बोलते हैं ना, जॉनर की फिल्में। पर आप जब रामायण उठा करके देखेंगे और उसको किसी अच्छे वक्ता से सुनेंगे तो आपको क्या लगेगा, आरंभ में कैसे किलकारियाँ गूंजेंगी, उसके बाद कैसे जो है वो गुरुकुल की बातें बताई गई हैं, उसके बाद जो है वो कैसे यात्राएं होती हैं, यात्रा कैसे गुरु के साथ, कैसे गुरु जी उनको कैसे जगाते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ वरुणध्वजा, ऐसे करके उनको, उत्तिष्ठ कमलाकांतम, ऐसे करके। तो भगवान वाल्मीकि जो है वो विश्वामित्र उन्हें जगाते हैं, आदि आदि चीज़ें। उसके बाद जो है वो उनके विवाह की कैसे माहौल बनते हैं। आप जब उसमें जैसे जैसे घुसते जाएंगे तो जीवन का हर एक चित्र जो है वो चित्रण के तौर पे आपको आपके सामने से दिखता जाएगा। उसमें संपूर्ण जो है वो सारी कलाएं आपको दिखने लगेंगी, जहाँ जितने भी कला है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में भी सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। सभी चीज़ों का समावेश होने का मतलब है हम कभी क्रोध में होते हैं, हमेशा तो नहीं होते, कभी हम बिल्कुल ही विस्मित होते हैं, कभी बिल्कुल ही बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कभी बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, कभी बहुत जॉली मूड में होते हैं, बड़े हल्के फुल्के मूड में होते हैं। अगर आप हमेशा एक जैसे रहने लगेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। और कभी भी कंडीशनल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कभी कंडीशनल नहीं हो सकते जब प्रकृति नहीं है तो। उसने स्वतंत्र छोड़ दिया है खुद को और आप उसको बिगाड़ रहे हैं लगातार। जब उसकी भ्रिकुटी तनी होती है तो फिर भूकंप, ज्वालामुखी और पता नहीं बादल फटने जैसी चीज़ें दिख जाती हैं। वो चिल्ला करके बोलेगी नहीं, पर अपने कर्तव्य और अपने कारनामे से व्यक्ति और मनुष्य को प्रभावित करके चली जाती है। बाद में हम फिर हाथ मलते रह जाते हैं। तो इस तरीके से जीवन को समझने की आवश्यकता है कि आप वस्तुतः अपना वक्त कहाँ दे रहे हैं, नुकसान कहाँ कर रहे हैं, किस चीज़ का यूटिलाइजेशन आप कैसे कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। इधर मैंने 2-3 इंटरव्यू देखे, बड़े अच्छे अच्छे, पर मैं एक बात समझता हूँ कि जो बड़े बड़े जो लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं, उन लोगों को अपने इंटरव्यू सेशन के लिए ऐसे लोगों को भी बुलाना चाहिए जिनके पास वो पहुँच ही नहीं सकते। उनको पता है कि मैं उसी व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकता हूँ जो फिजिकली या फिर भौतिकता से बड़ा भरा पूरा है। अभी मैं एक देख रहा था, पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोग इससे इत्तेफाक शायद न रखते हो, कि इनके पास जो है वो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं, इनके पास जो है वो बड़ा महंगा फोन है। ये मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, आप सोच कहाँ रहे हैं, आपकी सोच कहाँ जा रही है, वो केंद्र कहाँ है, भौतिकीय वस्तुओं पे। मतलब आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि आप अगर ऐसे करेंगे तो भौतिकीय संसार आपका इतना बड़ा हो जाएगा, पर उसका फायदा क्या है?
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब आप किसी संत से मिल लेते हैं तो विचार करिए, तो आज तक कभी किसी साधु महात्मा ने ये नहीं कहा कि मेरा पेट खराब है, कभी साधु महात्मा ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी जो है वो गर्दन टेढ़ी हो गई, कभी किसी साधु महात्मा ने ये ना कहा कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। वो कितने शांत, निर्मल और बिल्कुल ही एकदम सम होते हैं हर एक स्थिति में। आप कभी साधु महात्मा को कभी ये नहीं देखेंगे कि वो बालों में गंजे, उनके खोपड़ी पे बाल नहीं है। पर ये भौतिकता से परे लोग हैं। एलन मस्क, क्या वो दावा कर सकता है कि वो 100 साल जिएगा? पर देवराहा बाबा 900 साल जिए थे। आज भी ऐसे संत हैं जो 200, 300 साल तक जी रहे हैं। वृंदावन में जाकर के देखाइए। और ऐसा नहीं है कि उनके पास जो है वो शक्तियां नहीं है, सिद्धियां हैं। आप के बिल गेट्स की स्थिति देख लो ना, बिल नाम है ना, बिल क्या नाम है, जो भी है, तो उनको देख लो कैसे किस तरीके से पूरा उल्टा का उल्टा हो गया। तो कौन ऊपर है कौन नीचे है? भौतिकी वस्तु और भौतिकता से युक्त जीवन जो होता है वो आपको बांध करके प्रत्येक दिन घिस देती है। लेकिन जो आपके सोचने का तरीका है, जिस तरीके से आप एक लेवल में जाकर के ऊपर उठ करके एकदम नितांत सुख की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, जहां आपको किसी से कोई विशेष मतलब नहीं होता, बिल्कुल चिरंतन है, उस अवस्था में जाकर के ये सारी चीजें शून्य हो जाती हैं। सिर्फ बर्फ की पहाड़ और शनक सनंदन सनातन सनत कुमार। आइए कुंडली पे लेके आता हूं, लंबी बात नहीं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ इनकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूँ। एक बात जो मैं आप लोगों को बताऊँ, हमेशा ही पंचांग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रविवार वाले कार्यक्रम में मैंने पंचांग नहीं देखा था, उसका मुझे अभी तक अफसोस है। पता नहीं किनकी कुंडली थी, उन्होंने मुझे कुछ रिप्लाई भी नहीं किया। आप लोग रविवार का कार्यक्रम अवश्य देख लिया करिए। भाद्रपद माह में जन्मे होने से व्यक्ति सुंदर होता है, भद्र पुरुष की भांति। उसका शरीर अस्वस्थ नहीं होता। अगर आप इस चीज़ को यहाँ देखेंगे तो यहाँ राहु भी स्वग्रही होकर के बैठे हैं और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में नीच के शनि भी खराब नहीं होते, आयु देते रहते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है कि उसको जहाँ वो कई बार बहुत ज़्यादा डीप जा करके कुछ निकालना चाहता है, उसमें उसको दिक्कत होती है। खोजबीन में और रहस्यमय चीज़ों के पीछे जब वो पर्दा या रहस्योद्घाटन करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता। उसमें उसको लगता है कि मुझे और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है या करना जरूरी है, जो कि वो नहीं कर पाता है। आलस से थोड़ा सा हो जाता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से, सुनते जाइएगा, दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मबल की कमजोरी और धन का आना लीपापोती की तरह होता है। कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा होता रहेगा। आत्मबल की कमजोरी होती है और साहस थोड़ा कम सा होता है। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है और अपने काम के लिए कई बार एक्टिव उतना नहीं होता सामाजिक रूप से, या किसी दूसरे का काम है तो तुरंत पजामा पहन के तैयार है। लेकिन अगर वही अपना काम है तो चलो ठीक है, आज नहीं कल देखेंगे। घर का काम ऐसा, और घर के काम के लिए थोड़ा सुस्त रहे, पर बाहर बाजार और सामाजिक क्षेत्र के लिए बड़ी जल्दी ही तैयार होकर के चप्पल उसकी तैयार है। दुखी होता है शनिवार के जन्मे होने से। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शनिवार के जन्मे होने से व्यक्ति को आप कुछ भी दे देंगे, उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। वो भाव थोड़ा कमज़ोर होता है संतुष्टि वाला, और वहाँ वो थोड़ा ये कहता हुआ कई बार सुन लिया जाता है, या बोलते हुए उसको सुना जा सकता है कि अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो ये करना बाकी है, अभी तो ये करना बाकी है। तो आज के जो है वो समकालीन दुनिया में, संसार में ये चीज़ बहुत लोग कहते हैं और निश्चित रूप से ऊंचाइयां भी छूते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अंदर से खाली भी होते हैं। तो ये खालीपन नहीं चाहिए, अंदर से भरे रहो, संतुष्ट और पुष्ट रहो। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते, ये पापक होते हैं। इस वजह से व्यक्ति को खुद का रोजगार स्थापित करना चाहिए, खुद का काम करना चाहिए। सरकारी और सरकारी क्षेत्र से लाभ कम मिलता है, नौकरी भी नहीं होती। चित्रा नक्षत्र बड़ा कम देखा जाता है। चित्रा नक्षत्र साहस है, बल है, मशाले का कारोबार आप करना चाहते हैं, जैसा आप कर भी रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और रेस्टोरेंट वगैरह में भी इसको बदला जा सकता है। कुछ अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराइए, और अभी ठीक है। ब्रह्म योग बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल एकदम शांत, शालीन, और बिल्कुल ही गंतव्य तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। आराम से बढ़िए और कंपटीशन से अपने आप को मुक्त रखिए। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण आपके पास साहस है, बल है, पराक्रम है, तामसिक वृत्तियां हैं। भोजन कंट्रोल, भोजन सही, शुद्ध और बिल्कुल ही पका हुआ बढ़िया, जो आधा पका भी हो तो भी पेट को नुकसान ना करे, और जिसमें अलग से कोई सुगंध और दुर्गंध डालने की कोई आवश्यकता ना पड़े।
ऐसा भोजन, जैसे मांसाहार को वर्जित कर दीजिए, क्योंकि शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण आपके पास छल, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, मोह, मात्सर्य और सारी चीजें भरी पड़ी हैं। इससे कितना दूर जा सकते हैं, इस पे प्रयास करिए, इस पे फोकस बढ़ाना होगा। आप कन्या के हैं, तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं और तुरंत ही अपना पाला बदल लेते हैं, ये मत करिए। वक्री बुद्ध है 2 डिग्री के, इस वजह से वो कई बार आपकी बुद्धि को भ्रमित भी करते हैं और थोड़े से संशय में डालने का प्रयास करते हैं। ऊर्जा थोड़ी कम है, नहीं, पर वो बैलेंस नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी हर एक चीज़ को सिद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपकी कुंडली में चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है आप प्राप्त भी कर लेंगे, कारण क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में 2 शुभ ग्रहों के साथ आपकी कुंडली का सबसे बलवान भाव धन भाव है। पैतृक संपत्ति खुद के द्वारा जनरेट करना और खुद के बल पे इकट्ठा करने का भाव बहुत अच्छा है। चंद्रमा चित्रा के बैठे हैं, मंगल जन्म कुंडली में 12वें मित्र के साथ और केतु भी यहाँ पे पापक हो जाएंगे, तो 12वां भाव पापक और 6वें भाव से राहु की दृष्टि। इस कारण से व्यक्ति के कारोबार में कमजोरी होने के साथ साथ कई बार थोड़े बहुत उधेड़-बुन में व्यक्ति जीता है, पर ये एक नेचुरल बिहेवियर होगा आपका, इसको बदलने का प्रयास कभी भी मत करिएगा। वो ठीक है, जैसा चल रहा है मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। अभी तक आप बहुत ही कठोर दशा में गुजर रहे थे, अभी 24 के 10वें महीने से चीज़ें और भी बदल जाएंगी, जो आपकी कुंडली के लिए बड़ा अच्छा होगा। बेहतर वक्त अभी 2024 आने वाला है, अभी तो बढ़िया आएगा। आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हैं, सूर्य की दशा आपकी कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति होने के बावजूद भी खराब नहीं होगी और बहुत अच्छी जाएगी। सूर्य की दशा में बाहर, विदेश, दूर और अपने देश में दूर दूर तक अपने माल को पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा लीजिए। मार्केटिंग जबरदस्त करिए और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाइए, अपने मसाले के प्रोडक्ट का अपना बनाइए। गुरु का प्रभाव तुला के हैं, व्यापार ही करवाएंगे, और यहाँ पे भी देख रहे हैं राहु और गुरु, राहु का संबंध है, इस वजह से कई बार होप और कई बार व्यक्ति होपफुल नहीं हो पाता। आशावादी प्रवृत्ति थोड़ी कम जाती है क्योंकि सूर्य और मंगल पहले बाहर है। हालांकि आपकी कुंडली में सूर्य सबसे ज्यादा अच्छे बने, तो ये बात है। राहु और गुरु का संपर्क, राहु शुक्र को भी देख रहे हैं जो कि खराब नहीं होगा, राहु चंद्रमा को भी देख रहे हैं जो कि खराब नहीं होगा, क्योंकि लाभेश पे पापक ग्रह की दृष्टि खराब नहीं होती। अब बात इसकी करते हैं, जो रोजगार भाव है आपका, इस भाव के अधिपति आपसे खुद का रोजगार तो करवा लेते हैं। याद रखिएगा, सूत्र है सप्तम भाव के अधिपति अगर द्वितीय भाव से संबंध बना ले तो व्यक्ति खुद की नौकरी, खुद का कारोबार और खुद का रोजगार करे तो ज्यादा सफल होता है। और पापक कर्तरी लगने से तो सप्तम भाव के ठीक आगे नीच का ग्रह बैठा, और सप्तम भाव का उपभोग व्यक्ति आराम से करेगा, लेकिन उससे धन इकट्ठा करने में थोड़ी मशक्कत होगी, क्योंकि भाग्य का व्यय जो है वो थोड़ा कमजोर हो रहा है, भाग्य का उपभोग व्यक्ति कम कर रहा है। भाग्य भाव के अधिपति का द्वितीय भाव में स्वग्रही होना ये व्यक्ति में विशेष भाग्यशाली योग और महाधनी योग लगाएगा। गुरु के साथ भाग्येश के बैठने से व्यक्ति का सांसारिक मोह थोड़ा कम हो और आध्यात्मिक चिंतन थोड़ा ज्यादा हो, उसके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, और निस्संदेह उसके तर्क के आगे कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि 3 ग्रह जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं। सूर्य 12वें भाव में, बुध लग्न में और धन भाव में शुक्र, और चौथा ग्रह भी है राहु, स्वग्रही ही है वो और अच्छा बैठा है। और एकादशवें, मैं तो समझता हूं कि ये पुरुष की कुंडली है और सुबह 7:30 बजे इनका जन्म हुआ है, तो पुरुष की कुंडली सुबह 7:30 बजे जन्म और शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, तो दिन में शुक्ल पक्ष का जन्म होना थोड़ा नेगेटिव होता है, कृष्ण पक्ष में दिन में जन्म होना अच्छा होता है, शुक्ल पक्ष में रात्रि में जन्म होना अच्छा होता है। लेकिन चंद्रमा चूंकि पापक है, इस वजह से धन का आगमन, कुंडली को समझिए, आप एक ही बार समाधान पे नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ चीजें नहीं हो सकती और कुछ जो हो रही हैं आप उसको बदल नहीं सकते। तो क्या है कि जब तक हम समझते नहीं हैं तब तक भटक रहे होते हैं समाधान के पीछे। और आजकल तो राखियां भी बेची जा रही हैं पूजा करके। एक बड़े ज्योतिषी का नाम मैंने देखा, नहीं बताऊंगा, राखी बेच रहे हैं, गणेश जी बेच रहे हैं, ये क्या है? ज्योतिष के नाम पे कम से कम ये व्यापार तो ना फैलाओ। और मैं एक बात कहूं, दिमाग व्यापारी का नहीं होना चाहिए, सांत्वना और शुद्धता की आवश्यकता है। आप किसी को समझा दीजिए, आप किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकते। भगवान को कितना बेचोगे? कितना बेचने की आवश्यकता है? नहीं, मनाने की आवश्यकता है। भगवान को मनाया जाता है,
भगवान की भक्ति की जाती है, उसे बेचा नहीं जाता। एक देखा गणेश चतुर्थी आ रही है तो गणेश जी हमारे यहाँ से ले जाइए, सिद्धिदायक गणेश जी। रक्षाबंधन में सिद्धि वाला रक्षाबंधन अपनी बहन ने अपने भाई को बांधे, ये क्या है? ऐसा कौन सा है? ऐसा कुछ नहीं है। और इन सब चक्करों में आप लोग अगर देख रहे हैं और उन लोगों को सुन रहे हैं तो समझने का प्रयास करिए, ये सिर्फ व्यापारी हो सकते हैं। मैं खुल के बात करता हूँ, नाम नहीं ले सकता। आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ मैंने ये बात कही कि व्यक्ति को यहाँ जो शुक्ल पक्ष और जन्म कुंडली में समय कब का हुआ, दिन का, तो शुक्ल पक्ष में अगर रात्रि में जन्म हो तो बड़ा अनंत फलदायक है, लेकिन अगर वही दिन में हो जाए तो थोड़ी कमजोरी, और उसमें भी चंद्रमा बेरोजगारी के संकेत देंगे। बेरोजगारी नहीं, मतलब वो जो धन का आवागमन है वो थोड़ा धीरे धीरे सा होता है, या ये कह सकते हैं कि जो धन है वो व्यक्ति के पास फ्लक्चुएशन के साथ आएगा, क्योंकि अब वो एक ऐसी स्थिति में है जहां वो खुद जो है वो व्यक्ति के शरीर के और सर के पिछले हिस्से पे उसकी ठंडी रोशनी नहीं थी। क्लियर है? इस वजह से धन का आगमन। अब एक बात और भी है कि आपके धनागमन का जो है वो सोर्स कहाँ से शुरू होता है? यहीं से तो होता है। ये आपका लग्न है और यहाँ से आपका जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। प्राप्त कर लिए यहाँ पे आके, और यहाँ आकर के गंवा दिए, सब खत्म हो गया, जीरो बैलेंस पे आ गए, मोक्ष पा लिया। तो यहाँ पे मोक्ष की गति है। मंगल 12वें भाव में मोक्षदायक होते हैं, याद रखिएगा, ये भी सूत्र याद आ गया। देखते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही स्वतः याद आ जाती हैं। शनि नीच के अष्टम भाव में कभी खराब नहीं होते, बुध अष्टम भाव में कभी खराब नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखिए। 6वें भाव के बुध कभी खराब नहीं होते। हाँ, रोग व्याधि स्वादि वो एक सामान्य सी बात है, ग्रह भाव से प्रभावित होता है, पर नेचुरली वो बहुत अच्छे होते हैं, खुशी होती है उनको, प्रसन्न होते हैं। जैसे शुक्र 12वें के कभी खराब नहीं होते, जैसे सूर्य लग्न और भाव के कभी खराब, हालांकि लग्न में वो कई बार उससे प्रभावित होकर के व्यक्ति को थोड़े से खिन्न बना देते हैं, स्वभावतः गर्म मिजाज का, लेकिन भाग्य भाव में कभी खराब नहीं होते। वो भाग्यशाली और व्यक्ति को धर्म करने वाला, कीर्तिमान। और पंचम भाव के सूर्य पे अगर दृष्टि, पंचम भाव के अधिपति पे अगर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति बड़ा ही यशोवान हो जाता है। तो ये सारी चीजें। व्यापार भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में ही बैठे हैं, लक्ष्मी संपन्न योग लगा है, और मैं समझता हूं कि व्यक्ति जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, और ये तो ठीक ही है। फिर भी शुक्र चंद्र यहाँ पे है, नीच के चंद्रमा के साथ ग्रह बैठने से दाम्पत्य का सुख तो मिल जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव से केंद्र में बैठे हैं, और चतुर्थ भाव पे भी शुक्र और चंद्रमा जैसे दो शुभ ग्रह की दृष्टि है। यहाँ के अधिपति जो शुक्र बनते हैं वो उसको देख रहे हैं। मंगल केतु का प्रभाव, तो शनि राहु केतु मंगल है ना, शनि मंगल राहु केतु पंचम भाव पे, और ऊपर से एक गुरु की दृष्टि। पर वो गुरु जो है वो जन्म कुंडली में और पंचमेश 12वें, यानी कि पंचम भाव कमजोर है, गुरु की दृष्टि है तो देर से परिणाम मिले। संतान में यश, कीर्ति, मान सम्मान, और पत्नी के साथ संबंधों में, प्रेम और माता पिता के प्रेम आदि में, बच्चों के साथ संबंधों में, उनके साथ कभी भी खटाई में ना जाए संबंध, इस बात का ख्याल रखिए। उनके एजुकेशन पे, खास करके बड़ा बेटा बड़ी बेटी, ये चीज। कर्म क्षेत्र में गुरु नीच के पर उनका नीच भंग, और लग्नेश जो है वो जन्म कुंडली में पंचम में नीच के पर उनका भी नीच भंग। मतलब पहले तो नीच भंग हुआ, और मंगल यहाँ पे आपको कभी भी खिन्न नहीं बनाएंगे, वो शांत रहने ही नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है? वो जो शनिवार वाली बात मैंने कही थी, याद करिए, कि व्यक्ति हमेशा ही उलूल जुलूल चीजों पे फोकस करता रहता है। अपना कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, चतुर्थी का व्रत बढ़ाइए, गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। आने वाले हैं बुध, और इस दौरान आपको गणेश चतुर्थी का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर के करना चाहिए। गणेश जी को 21 दुर्वा बुधवार को अवश्य अर्पित करिए। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गाय को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरीके से अगर गणेश जी पे 21 दुर्वा अर्पित किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ है, गणेश जी को बड़ा भाई मान लीजिए, और कहते रहिए दिन भर की बात। आज तूने मेरी ये बात नहीं मानी, आज तूने मुझसे ऐसा करवाया, जैसे बड़े भाई से लड़ते हैं ना, वो वाला भाव। या बड़े भैया मुझे ये चाहिए, बड़े भैया मुझे ये दिला दो, बड़े भैया मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे क्यों नहीं दे देते हो। जैसे बड़े भैया बड़े बड़े ऊंचे पद पे हैं, जो ब्रह्मांड के नियंता है, और आप उनके छोटे भाई ठहरे जिनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल आपके पास तो सब कुछ है, पर मैं निकम्मा निठल्ला यूं बर्बाद कर रहा हूँ अपना जीवन, मुझ पर थोड़ी कृपा कर दो, आप तो मेरे ही पिता के पुत्र हो, मैं आपका छोटा भाई ठहरा। आपके पास तो ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है, आपके पास तो बुद्धि भारी पड़ी है, पर मेरे पास जीरो बैलेंस है, तो थोड़ा सा मुझे ट्रांसफर कर दो। ऐसा भाव भगवान के साथ, भाई का, बड़े भाई का, छोटे भाई का, पितृ का, पिता का, ऐसे 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 वाला संबंध जो है वो रखना होता है। तो ऐसा कुछ भाव अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो अपने बड़े भाई गणेश जी से बना लीजिए। आपकी कुंडली के वो मालिक हैं भगवान, आपकी कुंडली के वो मालिक हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चीज आवश्यक है।
अब 1 2 3 ही घर में, 4 ही घर में सारे ग्रह, ये केदार योग हो गया। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को घूम घूम करके पैसे कमाने पड़ते हैं और मार्केटिंग जबरदस्त करनी पड़ती है। मंगल आपकी कुंडली में ठीक बैठा है और अस्त भी है। मंगल जो है वो भगा के बैठे हैं और राहु की दृष्टि है, केतु के साथ बैठे हैं। अनुभव है उनके पास, ऐसा नहीं है, पर वो कई बार टेम्पर हो जाता है बहुत ज़्यादा और बिना चीज़ों को समझे कई बार रिएक्ट कर देता है या ऊर्जा का सतत इस्तेमाल नहीं कर पाता। इस पे फोकस करिए, ऊर्जा का सही तरीके से जो है वो उसका रक्षण करिए और पैसे दूसरों के पीछे बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इमोशनली उसको बचा करके रखने की आवश्यकता है। देने लेने से बहुत ज़्यादा बचिएगा। हालांकि अभी बुध में केतु आ रहे हैं तो माता पिता का ख्याल, घर के सुरक्षा की जिम्मेदारी आदि चीज़ों पे विचार करना चाहिए। दशमांश कुंडली में कर्म क्षेत्र विलंब से ही सही पर आपको परिणाम दे देगा। आपकी कुंडली में अभी आने वाली दशा बहुत अच्छी आ रही है, उस पर फोकस बढ़ाइए। गोचर के हिसाब से भी आपकी कुंडली में जो राशि है वो तुला की है और इसके ऊपर से अभी मैं नहीं समझता हूँ कि, हालांकि गुरु बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, शनि की दृष्टि जा रही है तुला राशि पे, 10वीं दृष्टि गोचर में। इस वजह से आपकी कुंडली के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से ये गोचर खराब नहीं है शनि का, पर घर में कलह का वातावरण अलग तरीके से तैयार करेंगे। राशि पे दृष्टि है ना तुला राशि पे, और शुक्र चंद्रमा का प्रभाव नवमांश कुंडली में। दाम्पत्य में पत्नी सुंदर, पर वहां पे थोड़ा कटक है माहौल, तो उसको किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करते रहिएगा, कभी भी उसमें गड़बड़ी ना हो। धन भाव के अधिपति धन भाव में, लग्न के अधिपति लग्न में, 12वें के अधिपति 12वें, ये 3 भाव मजबूत और बहुत बलिष्ठ। पराक्रम के अधिपति का 12वें जाना सूर्य के साथ, तो व्यक्ति के छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में निकटता न हो तो उसको ठीक कैसे करना है, इस पे आपको विचार करना चाहिए। आप बड़े स्पष्टवादी हैं, इस वजह से आपको तकलीफ ज़्यादा नहीं होगी और दुख आप नहीं झेलेंगे। चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में बैठे हैं 2य भाव में। माता और माता के साथ संबंध, माता के साथ सुख और माता का सुख बहुत अच्छा होता है। पंचम और 6वें भाव के अधिपति नीच के, पुत्र के साथ संबंध हमेशा बेहतर बनाइए, उसको वक्त दीजिए और उसके साथ बिल्कुल ही सामान्यतया मालिक और नौकर का संबंध बिल्कुल भी मत रखिएगा। जितना ज़्यादा हो सके नॉर्मल और बिल्कुल ही कोमल संबंध रहे, उसको कंफ्यूज मत रखिएगा अपने किसी भी बात से, वो आपको भ्रमित नहीं करते हुए देखना चाहता है। सप्तम भाव के अधिपति 2य में, ये आपको अपना रोजगार देंगे। 8वें भाव के अधिपति 12वें में विपरीत परिस्थितियां बनाते हैं, पर उस पर गुरु की दृष्टि है, इस वजह से वो ठीक ठाक है। मैं समझता हूँ कि वो विपरीत भी जाएगा और राजयोग भी बनाएगा, तो ये आपके लिए मंगल का प्रभाव ठीक रहेगा जो मोक्षदायक है। और राहु की दृष्टि अगर मैं समझता हूँ कि 8वें भाव पे है, तो व्यक्ति सामाजिक क्षेत्रों में बहुत ही अंदर तक घुसा होता है और उसके पैसे बाजार में वितरित होते रहते हैं, ये बात भी राहु के कारण होता है। 9वें भाव के अधिपति का धन में जाना, आपको अपने घर की सफाई खुद से करनी चाहिए और धर्म के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में अनुभव कैसे हासिल करना है, चीज़ों को कैसे समझना है, भागवत चिंतन कैसे करना है, नाम का जप कैसे बढ़ाना है, ईश्वर में अनुभूति कैसे और भी ज़्यादा निकट से जाए, उसके प्रति भाव कैसा बढ़े और दर्शन कैसे हो, कैसे प्रत्येक पल भगवान का चिंतन बढ़ाया जाए, इस पर विचार करिए। ईश्वर और ईश्वर के गुणों का विकास कैसे हो अपने अंदर और कैसे उसमें समाहित किया जाए, इस पे विचार करिए, क्योंकि शुक्र स्वग्रही है, बहुत अच्छा होता है। 10वें भाव के अधिपति का लग्न में जाना, ये बहुत बढ़िया। उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं, मैं समझता हूं कि वो ठीक है, सूर्य स्वग्रही है इसलिए। 11वें भाव के अधिपति चंद्रमा धन भाव में, बहुत बढ़िया, ये महाभाग्यशाली और महाधनी योग है, ये सबसे अच्छी बात है। 12वें के अधिपति 12वें, चर्चा कर चुका हूँ, वो ठीक है। पिता का पैसा आप बहुत ज़्यादा नुकसान मत करिएगा। आपकी कुंडली के लिए 4 अंक भी अच्छा रहे। आपकी कुंडली के लिए नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी अच्छा रहे, चित्रा अच्छा रहे, स्वाति अच्छा रहे और कृतिका, शतभिखा, मृगशीरा, अनुराधा, पुष्य, पुनर्वसु और हस्त, श्रवण, ये सब कुछ अच्छे नक्षत्र आपकी कुंडली के लिए बनेंगे। दिन बुधवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। दिशा धन कमाने के लिए उत्तर अच्छी रहेगी। उसके अतिरिक्त आप उत्तर और दक्षिण में से किसी एक को चुन सकते हैं। राशियां ब यानी कि वृषभ और मकर राशि भी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में व्यापार अगर पार्टनर के साथ करना चाहते हैं तो थोड़ा देख लीजिएगा, हालांकि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर सप्तम भाव को पापकर्तरी लगा है, इस वजह से उसको संभालना पड़ता है। दाम्पत्य कैसा है, इस पर फोकस अवश्य करिएगा। आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, वो आपके व्यापार के लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अब मैं आपकी कुंडली में एक बार सूर्य, मंगल, शनि, ये हमेशा ही तीनों ग्रह में तीनों ही आपके लिए पॉजिटिव हैं,
सूर्य, मंगल और शनि, ये हमेशा आपको दशाओं में लाभ करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो। बुध जो है वो आपको यहां भी वो बिल्कुल 100% आपके साथ है, और लग्न भी जो बना है वो ठीक बना है, मतलब 4 चीजें आपके साथ हैं। लग्न, बुध, सूर्य, मंगल और शनि, 5 हो गई ना, तो 5 चीजें आपके साथ बनी है। आगे बढ़ता हूं। चंद्रमा और गुरु में से गुरु ठीक रहेंगे। चंद्रमा थोड़े कभी कभी कमजोर देंगे, जिसके कारण धन का आवागमन थोड़ा कमजोर सा रहता है। राहु ठीक है, वो खराब नहीं है, इस वजह से आपका साहस और आपका बल कभी कमेगा नहीं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, बुध सबसे ज्यादा बलवान है और सबसे कमजोर बल वगैरह के आधार पे शनि का बल थोड़ा कमेगा। अष्टम भाव में है, फिर भी उनके पास वो एकत्रित कर लेंगे, क्योंकि गुरु, शुक्र और चंद्रमा 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव पे है। इस वजह से आपका थॉट बड़ा बढ़िया है, आपका स्वभाव, आपकी वाणी, आपकी एजुकेशन और आपके संबंध और आपका कुटुंब बहुत बढ़िया है। इन लोगों को छोड़ना मत, कभी पकड़ के रखना। सूर्य 25% का परिणाम करेंगे, जितना भी है, मैंने जितना भी बताया उसमें से वो 25% का परिणाम करेंगे। चंद्रमा 25 से थोड़े ज्यादा, मंगल 50, बुध, गणेश जी की पूजा करिए, बढ़ाइए, गुरु 50, शुक्र 25, शनि बढ़ाना होगा। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार, और मंदिर का दर्शन अलग से, और प्रत्येक दिन शाम को सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाइए खुद से। राहु और केतु अच्छे रहेंगे, और इनकी दशाएं आपकी कुंडली के लिए कमजोर नहीं है। अशुभ बैठे हैं जरूर, लेकिन थोड़े भाव के आधार पे और डिग्री के आधार पे वो आपके लिए निगेटिव नहीं है। क्लियर है? भवन, भूमि, वाहन अगर इन सब चीजों पे ध्यान लगाना होगा तो आपकी कुंडली में गुरु की दशा ठीक रहेगी, और दूसरे नंबर पे शुक्र की दशा ठीक रहेगी। आपकी कुंडली के आधार पर व्यापार भाव ठीक बना है, मैं उसको कमजोर नहीं कहूंगा। अगर व्यापारेश जो गुरु हैं आपकी कुंडली में, वो अगर शनि राहु के साथ बैठे हैं तो कुछ केमिकल वगैरह से संबंधित भी क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो खाने पीने की सामग्री और भी ज़्यादा कैसे, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं जिसको बाजार की आवश्यकता है, जिन चीज़ों की बाजार को आवश्यक है, उसमें आप कैसे दिमाग लगा सकते हैं, इस पर विचार करिए। अपना मंथन कभी कमज़ोर मत करिएगा, दिमाग लगाइए, और सूर्य को बल दीजिए, मतलब सूर्य को अर्घ आदि देना आवश्यक होता है। आपकी कुंडली में कमजोरी क्या हो सकती है? ये बलवान भी है और कमजोर भी है, ये बलवान भी है और कमजोर भी है, ये बलवान भी है और कमजोर भी है। ठीक नहीं होता है, मतलब कुछ मामलों के लिए आपको झेलवाने का काम कर देते हैं। यहां पे गुरु का तुला में बैठना ठीक होता है, इस भाव के अधिपति का इसमें जाना ठीक है, पर गुरु का तुला राशि में जाना ठीक नहीं होता। क्लियर है? शुक्र के साथ चंद्रमा का बैठना ठीक है, धन भाव में चंद्रमा का बैठना अति उत्तम है, और राहु की दृष्टि शुक्र पे तो अति उत्तम हो जाए, पर वहीं गुरु भी राहु से प्रभावित हो रहे हैं, इस वजह से धन का कारक थोड़ा शुद्ध हो जाता है। पंचम भाव के अधिपति नीच के, ये ठीक नहीं है, पर पंचम भाव के अधिपति पे 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव ठीक होगा, लेकिन पंचमेश और षष्ठेश नीच के, तो छठवें के अधिपति नीच के तो ठीक है, लेकिन पंचमेश नीच के हैं तो ये ठीक नहीं है। यहां जब चेक करते हैं तो वो शनि जो है वो राहु और गुरु के संग बैठे हैं, तो बहुत अच्छे वो यहां भी नहीं है, लेकिन इस कुंडली के लिए लग्नेश होकर के बैठे हैं, तो कम से कम उनके पास थोड़ा ठीक होगा। हालांकि फिर भी आपको आपके दाम्पत्य को मैं बार बार कहता हूं, उस पर ध्यान दीजिए और उनको खुश करने का प्रयास करिए। घर की लक्ष्मी अगर खुश है तो सब चीज ठीक है। दिमाग आपके पास है, लाभ आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि एकादशवें के अधिपति मैं समझता हूं क्योंकि एकादशवें को देख रहे हैं, इस वजह से चीजें मिल जाएंगी। जीवन है, दशाएं हैं, थोड़ी कमजोर थोड़ी मजबूत, ऐसा होता रहता है। पर एक चीज जो मैं समझ रहा हूं कि ये बंद कैसे होता है, खुलता है या बंद होता है? हाँ, हो गया। तो ये चीज है। अब मैं आपको और बताऊं, आपकी कुंडली में सबसे कमजोर कौन है? आपकी कुंडली में सबसे कमजोर चंद्रमा और शनि है। तीसरे नंबर पे कमजोर डिग्री वगैरह के मामले में बुध बन रहा है। इन तीनों को ठीक करने के लिए मैंने उपाय बताया, मंदिर का दर्शन, सरसों तेल का दीपक और हनुमान चालीसा का पाठ, और बाकी चीजें जो कार्यक्रम में बताई हैं वो। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। जो चीज पूछना होगा पूछ लीजिएगा। वैसे आपकी कुंडली में अभी दशा आ रही है, तैयार रहिए बल के साथ, और निश्चित रूप से ये बढ़िया परिणाम करेगा। क्यों? होरा कुंडली में ये आपको धन दिलवा करके ही जाएंगे, और बल बलाबल में
आपको ये बस ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप को इलेबोरेट नहीं करना है, ज़्यादा बकबक नहीं करना, चुपचाप शांति से अपना काम करते सुई की तरह निकल जाइए। और भवन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में वो है 100% बहुत अच्छा है। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में बढ़िया है। संतति धार्मिक होगी और वो सत्य बोलने वाली होगी। उसके सत्य बोलने पे और उसके विचारों पे कभी भी संदेह मत करिएगा। वो जो बोले उसको सुन लेना होगा और निश्चित रूप से वो प्रतियोगिता में विजेता बनने वाली है। एक बात और बता दूं, संतति के आने के बाद आपके जीवन का भाग्य बढ़ा है और निश्चित रूप से बढ़ा है और निश्चित रूप से उसने आपको सहयोग भी किया है। बलाबल में बुध के पास बल बहुत बढ़िया रहेगा। ससुराल से आदर है, उसको और भी ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं इस पे विचार करिए। भाग्य आपके पास हमेशा रहे और धर्म आपका हमेशा जागृत रहेगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।